गरीब फूलों का लहंगा वाली दर्जी बहू की सफलता। इस गर्मी ने तो आज मार ही डाला। ये गर्मी ही क्या, हम गरीबों के लिए तो एक भी मौसम सही नहीं होता। क्या हुआ अर्जुन बेटा, अकेले में क्या बड़बड़ा रहा है? ये ले मटके का ठंडा पानी पी ले। कुछ नहीं माँ, अब इस गर्मी में तो बस इस मटके के पानी का ही सहारा है। वैसे ममता कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही? हमारी पड़ोसन है ना, उसके कुछ कपड़े आ रखे थे तो वही सिल रही है। अर्जुन तू यहाँ बैठ, मैं जब तक फूलों को पानी डाल कर आती हूँ। गर्मी में बेचारे फूल भी मुरझा गए होंगे। इतना कहकर विमला बाहर जाती है और अपने आंगन में फूलों के रखे हुए पौधों को पानी डालने लगती है। विमला का बेटा अर्जुन अपने गांव के एक जमींदार के यहाँ खेती का काम करता था। वहीं विमला की बहू ममता एक दर्जी होती है जो गांव के लोगों के कपड़े सिलती है। अर्जुन और ममता दोनों ही मिलकर अपने घर का खर्च चलाते हैं और अपनी 8 साल की बेटी पिंकी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको देखकर तो मेरा मन इतना खुश हो जाता है। क्या हुआ बहू, इन फूलों से क्या बात कर रही है? ये फूल कितने सुंदर है ना माँ जी, मन करता है बस इन फूलों को ही देखते रहो, और इनकी खुशबू तो मेरा मन मोह लेती है। वो तो है, फूलों की तो बात ही अलग होती है। विमला के साथ साथ ममता भी फूलों को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वो अपने आंगन के सभी फूलों का अच्छे से ख्याल भी रखती थी। माँ, कल मेरी दोस्त रिंकी का बर्थडे है, मैं उसके बर्थडे में क्या पहन कर जाऊँ? पिंकी की बात सुनकर ममता अपनी संदूक में से पिंकी को एक लहंगा निकाल कर देती है और कहती है, बेटा कल तुम रिंकी के बर्थडे पार्टी में ये लहंगा पहनना, ये लहंगा तुम पर काफी अच्छा लगता है। माँ, मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी। आपने ये लहंगा मुझे 2 साल पहले दिवाली पर दिलाया था। मैं 2 साल से लगातार दिवाली हो, होली हो या फिर रक्षाबंधन पर यही लहंगा पहन रही हूँ, और पिछले साल भी मैंने रिंकी की बर्थडे पार्टी में यही लहंगा पहना था। अगर मैं इस बार भी ये लहंगा पहनूंगी तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे ये फटा हुआ लहंगा नहीं पहनना, मुझे नए कपड़े चाहिए, मतलब चाहिए। पिंकी बेटा, तुम तो जानती हो ना हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें नए कपड़े दिला सके। इस बार तुम ये लहंगा पहन लो, अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद के नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े चाहिए तो बस नए कपड़े चाहिए। अगर आप मुझे नए कपड़े नहीं दिलाओगे तो मैं कल रिंकी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पिंकी वहां से उठकर रोती हुई चली जाती है। अपनी बेटी को रोता देख ममता को बहुत बुरा लगता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके चलते ममता अपने आंगन में आ जाती है। मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए ही हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूं? पिंकी का तो रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। ममता इतना कही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके आंगन में लगे फूलों पर पड़ती है। क्यों ना मैं इन फूलों से ही अपनी बेटी के लिए नए कपड़े बनाऊं। मुझे यकीन है कि पिंकी को फूलों के कपड़े जरूर पसंद आएंगे और मेरी बेटी पर कोई हंसेगा भी नहीं। ममता जल्दी से अपने आंगन के फूलों को तोड़ती है और टोकरी में रखकर अपनी सिलाई मशीन के पास बैठ जाती है। जहां जहां से उसकी बेटी का लहंगा फटा हुआ दिखाई देता है, वहां वो उन फूलों को लगाकर अपनी सिलाई मशीन से उनको सिल देती है और कुछ ही देर में उसकी बेटी का फूलों का लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। पिंकी बेटा, ओ पिंकी बेटा, कहाँ है तू? जरा इधर आ मेरे सामने। आपको पता है ना मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जरा देख मैंने तेरे लिए ये क्या बनाया है। कैसा लगा तुझे ये बता अब तू, इसको पहनेगी या नहीं? ये लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है और इन फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे लहंगे को देखकर बहुत तारीफ करेंगे। थैंक यू माँ, आप बहुत अच्छी हो। पिंकी को खुश होता देख ममता भी बहुत खुश होती है और अगले दिन अपने हाथों से ममता अपनी बेटी को वो फूलों का लहंगा पहनाकर तैयार करती है। पिंकी जैसे ही उस फूलों के लहंगे को पहनकर पार्टी में जाती है तो हर कोई पिंकी के फूलों के लहंगे को देख रहा होता है। वाह पिंकी, तुम्हारा ये फूलों का लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने आज तक इतना अच्छा लहंगा कभी नहीं देखा। ये लहंगा तुमने कहाँ से लिया, हमें भी बताओ ना, हम भी ये लहंगा लेंगे। ये लहंगा मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया है। सच्ची? तुम्हारी मम्मी क्या हमारे लिए भी ऐसा लहंगा बना देंगी? क्यों नहीं, लेकिन इसके बदले तुमको मुझे बहुत सारी चॉकलेट देनी पड़ेंगी। हम तुम्हें हमारी सारी चॉकलेट दे देंगे।
माँ, मुझे भी पिंकी जैसा फूलों का लहंगा पहनना है। पिंकी की मम्मी फूलों का लहंगा बनाती हैं। मेरे लिए भी फूलों का लहंगा बनवाओ ना। मैं भी अपने बर्थडे पर ऐसा ही लहंगा पहनूंगी। माँ, मेरे लिए भी फूलों का लहंगा बनवा दो। ठीक है बेटा, हम कल ही पिंकी की मम्मी के घर चलेंगे। हर कोई बर्थडे पार्टी में पिंकी के फूलों के लहंगे की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, जिसे देख पिंकी बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन होते ही पिंकी की दोस्त और उसकी मम्मियाँ पिंकी के घर आती हैं और ममता से फूलों के लहंगे को बनाने के लिए कहती हैं। आपका बनाया हुआ फूलों का लहंगा हम सबको बहुत पसंद आया है और हमारे बच्चों को भी ये फूलों का लहंगा पहनना है। आप हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा फूलों का लहंगा बना दीजिए। इसके लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। कोमल की बात सुनकर ममता बहुत खुश होती है और अगले दिन ही अपने आंगन से फूलों को तोड़कर फूलों के लहंगों को बनाना शुरू कर देती है। ममता को फूलों के लहंगे की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। ममता के फूलों के लहंगे पूरे गांव में फेमस होने लगते हैं और हर कोई ममता के पास फूलों के लहंगे को बनवाने के लिए आता है, जिससे ममता को काफी ज्यादा फायदा होता है। और अब धीरे धीरे ममता के घर की परेशानी भी खत्म होने लगती है और ममता अब एक सुंदर सा घर ले लेती है, जिसमें उसका परिवार खुशी खुशी रहता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन। एक्सक्यूज मी, क्या आपका ही नाम ममता है जो फूलों के लहंगे बनाती हैं? जी हाँ, मेरा ही नाम ममता है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? मेरा नाम आलोक है और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। मैं काफी सारे शोज करता हूँ और उसमें काफी तरह के कपड़े होते हैं, लेकिन आपका जो फूलों के कपड़े बनाने का आइडिया है ये मुझे सबसे यूनिक लगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फैशन शो में पहनी जाने वाली ड्रेस बनाएं, वो भी फूलों से। इससे आपको काफी फेम भी मिलेगा और काफी पैसे भी। क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगी? मुझे तो इस पल का कब से इंतजार था। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। ममता फैशन डिजाइनर आलोक के साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है और फैशन शो में हर एक मॉडल के लिए फूलों के कपड़े बनाती है, जिससे सभी लोगों को फूलों के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। और अब ममता सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि कई शहरों में भी फेमस हो जाती है। आखिरकार ममता की मेहनत रंग लाती है। ममता के पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती। ममता अब अपने परिवार के साथ एक खुशी भरी जिंदगी गुजारती है। दिव्या शादी की जोड़ी में दरवाजे पर खड़ी होती है, जहां उसकी गरीब सास जमुना हाथों में आरती की थाली लिए हुए बहू का स्वागत करती है। नई बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश करने के बाद बहू अपनी सास के पैर छूती है, तभी वो सास की फटी साड़ी को देख लेती है। ये क्या, सासू माँ की साड़ी तो फट गई है, मगर अभी माँ जी को बताना ठीक नहीं। सभी कितने खुश लग रही हैं। बहू अपने मन में ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी सास आशीर्वाद देती है। जुग जुग जियो बहू, सदा खुश रहो। जाओ संगीता बहू, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दो। जी माँ जी। संगीता दिव्या को कमरे में लाती है। कमरे की हालत बेहद खराब होती है। दीवारों से लेकर जमीन टूटा फूटा हुआ था और सोने के लिए बस एक फटीचर चटाई बिछी थी। तुम बैठो देवरानी जी, मैं देवा जी को भेजती हूँ। ये लो, देवा जी खुद ही आ गई। अपनी भाभी संगीता के जाने के बाद अर्जुन हिचकिचाहट के साथ दिव्या से कहता है, दिव्या, मैं जानता हूँ जब एक लड़की शादी करके अपना घर बार छोड़कर आती है तो अपने ससुराल के लिए उसकी आंखों में बहुत से सपने होते हैं, मगर इस गरीबी में मैं तुम्हारे उन सपनों को शायद पूरा न कर पाऊँ, क्योंकि अपने परिवार वालों के लिए भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। अभी छोटी की शादी भी करनी है। अर्जुन जी, आप मेरे पति हैं, इसीलिए अब आपका परिवार मेरा भी परिवार है। और रही बात घर की, तो मैं इस घर की बहू बनकर खुश हूँ, क्योंकि घर तो परिवार से बनता है ना। इसीलिए कि दिव्या खुद भी एक गरीब घर से थी, उसे परिवार की अहमियत और गरीबी दोनों का एहसास था। दिव्या अपनी गरीब ससुराल में ढल जाती है, मगर तीनों के पति गोपी, मुरली और अर्जुन जो भी कमाते वो घर की जरूरत में ही खर्च हो जाता है, जिस कारण एक भी रुपए नहीं बचता। ऐसे में बहू के ससुराल वाले फटे पुराने कपड़ों में ही गुजारा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक दिन संगीता की बेटी पिंकी रोते हुए घर आती है। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी पिंकी, क्यों रो रही है? चाची, मैं पार्क में झूला झूल रही थी और मेरी फ्रॉक फट गई। ये सुनकर संगीता गुस्से में पिंकी को एक चांटा मारकर उसे डांट लगाती है। कहा था ना मैंने, पार्क में खेलने मत जा, फाड़ आई फ्रॉक।
अब क्या पहनेगी? जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? भला बच्चे को कोई इस तरह से मारता है क्या? तुम्हें क्या करूं दिव्या, तुम ही बताओ। इस गरीबी में तुम्हारे जेठ जी, देवर जी और ससुर जी कितनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। ऐसे में ये फटे पुराने कपड़े ही तो हम गरीबों की इज्जत ढकने के लिए हैं। ऐसा कहते ही गरीबी के चलते संगीता की आंखों में आंसू भर आते हैं। चिंता मत कीजिए जेठानी जी, मैं इस फ्रॉक को अभी ठीक कर देती हूँ। फिर बहू फ्रॉक के फटे हुए हिस्से को सिलाई मशीन पर सिलकर ठीक कर देती है। अरे वाह दिव्या भाभी, सिलाई करने में तो आपका हाथ बड़ा साफ है। वो इसीलिए ननद जी क्योंकि आपकी भाभी दर्जी है। ये जो सिलाई मशीन आप देख रही है ना, इसी पर मैं मायके में लोगों के कपड़े सीती थी। तो फिर आप मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक सिल दो ना चाची, जिसे मैं जन्माष्टमी पर पहन सकूं। पिंकी की नई फ्रॉक पहनने की ख्वाहिश दिव्या के मन में घर कर जाती है। एक शाम वो अपनी जेठानी के साथ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल आती है, जहाँ पेड़ बड़े और चौड़े पत्तों से लदा हुआ था। ये पत्ते कितने बड़े और सुंदर हैं। इन पत्तों से मैं पिंकी के लिए नया फ्रॉक सिल सकती हूँ। दिव्या फ्रॉक सिलने के लिए ढेरों फूल पत्ते तोड़कर उन्हें घर ले आती है और सारा दिन सिलाई मशीन पर पत्ते से पिंकी के लिए बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक सिलकर तैयार करती है और उसे फूलों से सजाती है। पत्तों और फूलों वाला फ्रॉक देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। अरे वाह चाची, ये फ्रॉक कितनी सुंदर है। अब मैं जन्माष्टमी पर ये नया वाला फ्रॉक पहनूंगी। पिंकी के लिए नया फ्रॉक देखकर पूरा परिवार खुश तो होता है, मगर उनके मन में भी नए कपड़े पहनने की कहीं ना कहीं उम्मीदें लगी हुई थी, जिसे बहू समझ चुकी थी। अभी जन्माष्टमी में 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में मैं अपने सभी ससुराल वालों के लिए इन पत्तों से नए कपड़े बनाऊंगी। दिव्या अपने ससुराल वालों के लिए कपड़े बनाने के लिए ढेरों पत्ते और रंग बिरंगे फूल तोड़ कर लाती है और सभी के सो जाने के बाद वो गरीब दर्जी बहू खुद रात भर जागकर लालटेन की धीमी रोशनी में आंखें गड़ाए पत्तों से सभी के लिए कपड़े सीती है। अब जन्माष्टमी आ जाती है। दिव्या अपनी सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद को पत्तों से बना कपड़ा देती है। ससुर जी, सासू माँ, ये कपड़े आप दोनों के लिए। मुरली भैया, ये कुर्ता पायजामा आपके लिए। और संगीता दीदी, ये साड़ी आपके लिए। और मेरी सुंदर सी ननद, ये सूट सलवार तुम्हारे लिए। जल्दी से सभी ये पहनकर तैयार हो जाइए। थोड़ी ही देर में बहू और उसके ससुराल वाले तैयार हो जाते हैं। पत्तों के नए कपड़े पहनकर सभी के चेहरे खुशी से खिल गए थे। सभी एक साथ कृष्ण पूजन करके जन्माष्टमी मनाते हैं। तभी ससुर गोपी अपने पत्तों की धोती पकड़े जमुना को छेड़ते हैं। मेरी ज़ोहरा ज़बी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। अरे बुढ़ाऊ, तनिक भी शर्म नहीं आवत है तुमको? 60 बरस में इश्क लड़ा रहे हो, 2 बहू के ससुर बन गए हो। अरे भगवान, मेरी बहू ने मेरे लिए इतना सुंदर धोती कुर्ता सिला है, जरा इसे लहरा तो लूं। वो खुशियों भरा पल बहुत अलग था, जिसके लिए अर्जुन दिव्या से कहता है, दिव्या, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में तुम्हें शुक्रिया कहूँ। आज सालों बाद मैंने अपने परिवार के चेहरे पर ये खुशी देखी है जो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, जो सभी ने नए कपड़े पहने हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अब दिव्या घर में ही सिलाई का काम शुरू कर देती है और कुछ महीनों बाद नीतू की शादी तय हो जाती है। माँ, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि कुछ दिनों बाद हमारी छोटी पराई हो जाएगी। धीरे धीरे शादी का दिन पास आ जाता है। उसी बीच गोपी का बड़ा एक्सीडेंट होता है और उसे गहरी चोट आती है। वहीं मुरली जिस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, एकाएक वो फैक्ट्री भी बंद हो जाती है। ऐसे में अकेले अर्जुन ही बच जाता है। वो दिन भर सड़कों पर धक्के खाकर कड़ी धूप में रोटी कमाने के लिए रिक्शा चलाकर 100 रुपए लिए घर लौटता है। अर्जुन बेटा, आ गया तू? हाँ माँ। देवर जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाने लगाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर अर्जुन कमरे में आता है, जहाँ दिव्या लोगों के लिए कपड़े सीते हुए अर्जुन को परेशान देखकर मशीन रोककर पूछती है, अजी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? दिव्या, नीतू की शादी में बस कुछ दिन रह गए हैं। पैसे की तंगी मुंह बाई खड़ी है। जैसे तैसे हलवाई वाले को तो बुक कर दिया है, मगर टेंट मंडप की सजावट का खर्चा कैसे होगा? अभी तक नीतू के लिए शादी का लहंगा भी नहीं खरीदा। बिना शादी के जोड़े की कैसे विदाई होगी उसकी? ये कहते कहते अर्जुन रो पड़ता है। तभी दिव्या उसे हिम्मत देती हुई कहती है, अजी हिम्मत रखिए, मैंने इस महीने जितने भी लोगों के कपड़े सिले हैं उसका हिसाब मिलेगा। उसे आप टेंट का सामान ले आना।
हम सभी साथ मिलकर टेंट बांध लेंगे। और रही बात मंडप की, तो ससुर जी और जेठ जी बांस से मंडप बना लेंगे। बाकी तुम देखना, तुम्हारी दर्जी बीवी अपनी प्यारी ननंद की शादी के लिए पत्तों का ऐसा लहंगा सिलेगी कि सभी देखते रह जाएंगे। सभी शादी में अपने हिस्से का काम करते हैं। वहीं दर्जी बहू अपनी ननंद की शादी के लिए पत्तों से लहंगा चोली और फूलों वाली लहंगे की चुन्नी बनाती है और अपनी ननंद को दिखाती है। मेरी प्यारी ननंद, जरा देखकर बताओ कि तुम्हारी दर्जी भाभी ने तुम्हारी शादी का जोड़ा कैसा सिला है। पत्तों से सिला वो लहंगा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर नीतू की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं और वो भर्राए मन से कहती है, ये लहंगा बहुत ही प्यारा है भाभी। आपको पता है, इस गरीबी के चलते मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया था कि अपनी शादी पर मैं लहंगा पहन सकूंगी, मगर आज आपने मेरे सपने को पूरा कर दिया भाभी। शादी का लहंगा सिलने के बाद दिव्या अपनी और अपनी जेठानी संगीता के लिए भी पत्तों से बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलती है। साथ ही अपनी सास के लिए फूलों वाली साड़ी और अपने ससुर, जेठ और पति के लिए पत्तों से नई डिजाइन का सुंदर कुर्ता पाजामा सिलती है। और फिर दोनों भाभियां अपनी ननंद को दुल्हन बनाकर उसे मंडप में लाती हैं, जहां शादी में आए सभी औरतों से लेकर लड़कियां उस गरीब दर्जी बहू के हाथों सिले ससुराल वालों के पहने पत्तों के कपड़े और ननंद के लहंगे को देखकर बहुत लुभावित होती हैं। और फिर गोपी और जमुना अपनी बेटी का कन्यादान करके उसे खुशी खुशी विदा कर देते हैं। वहीं अपनी शादी के दिन सुंदर दिखने के लिए उस गरीब दर्जी बहू से बहुत सी लड़कियां पत्तों का लहंगा सिलवाती हैं, जिससे बहू अपनी गरीब ससुराल की हालात ठीक कर लेती है।